हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में स्टडी कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, त्रिज्यीय व कोणीय तरंग फलन तथा प्रायिकता वितरण वक्र के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस का डेरिवेशन किस प्रकार से किया जाता है वो अध्ययन किया, और उस श्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त होने वाले जो क्वांटम नंबर्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया। जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन किया तो हमने देखा कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में उसको रिप्रेजेंट किया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो हम ये वो जो तरंग समीकरण है उस तरंग समीकरण को हम कहते हैं कि वो जो कार्टेशियन पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के द्वारा उस तरंग फलन को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस इक्वेशन को अधिक आसानी से मैथमेटिकल फॉर्म में सोल्व किया जा सकता है। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्स वाई जेड जो पैरामीटर्स हैं उनको रेडियल डिस्टेंस आर और जो एंगल्स हैं थीटा और फाई उनके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हम इस डायग्राम के सहायता से उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी एटम में यहाँ इस पी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, एक्स वाई और जेड एक्स के सापेक्ष का ये पोजीशन है। ये पी इलेक्ट्रॉन जेड एक्स के सापेक्ष जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है, और इस नाभिक से इसका जो दूरी है वो दूरी आर है। ये पी इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, तो एक्स वाई प्लेन में इस पी इलेक्ट्रॉन से जब लंब डालेंगे तो यहाँ इसके सापेक्ष ये जो इनका क्रॉस पॉइंट है इसके सापेक्ष जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कह रहे हैं फाई एंगल। तो इन एंगल के रूप में या हम कहें कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में पाया जा रहा है, एक्स वाई और जेड एक्स के सापेक्ष कितने डिग्री के एंगल पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। या हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में पाया जा रहा है उस कक्षक की आकृति का निर्धारण भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रोडिंगर इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम x की जगह वैल्यू रखेंगे, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y का वैल्यू रखेंगे आर साइन थीटा साइन फाई, और z का वैल्यू रखेंगे आर कोस थीटा। ये वैल्यू रखने पर श्रोडिंगर इक्वेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम z का वैल्यू एक इकाई रख देंगे, तो वो जो इक्वेशन है वो फिर हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा। यहाँ पर z की जगह अगर हम वैल्यू एक इकाई रखेंगे तो वो हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन
पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में। तो यहाँ पर साइन थीटा, या हम कहें कि आर, थीटा और फाई 3 पैरामीटर हो गए जिन्हें हम स्फेरिकल पोलर पैरामीटर्स या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो पैरामीटर्स आर, थीटा और फाई हैं, ये वेरिएबल पैरामीटर्स हैं। कक्षक या एटम के अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यूज़ हैं या इनके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते हैं। तो यहाँ जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आर, थीटा और फाई के सापेक्ष वेव इक्वेशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको सेपरेट करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो साई का वैल्यू है सॉरी तरंग फलन का मान है वो रेडियल वेव फंक्शन यानी नाभिक से दूरी पर निर्भर करता है, साथ में ही एक्स, वाई और जेड एक्सिस के सापेक्ष जो एंगल है उन पर भी डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये 2 फॉर्म हो गई, या हम कहें कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन या उसके अकॉर्डिंग जो वेव फंक्शन है वो इन 2 वेव फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है। एक रेडियल वेव फंक्शन जिसे हम साई आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा एंगुलर वेव फंक्शन जिसे हम साई थीटा फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 वेव फंक्शन है श्रोडिंगर वेव फंक्शन में, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। इसे हम सिंपल फॉर्म में इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें जहाँ हम डेल साई अपॉन डेल आर लिखते हैं, वहाँ पर थीटा और फाई है वो कांस्टेंट के रूप में, और उस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी प्रकार से ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है उनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं रेडियल वेव फंक्शन की। तो हमने ये देखा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें 2 कंपोनेंट हैं, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन मुख्य क्वांटम संख्या n व दिग्गज क्वांटम संख्या l पर डिपेंड करती है, और इसके सापेक्ष जब हम रेडियल वेव फंक्शन का आरेख खींचते हैं तो वो आरेख हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे ये 1s के लिए है, ये यहाँ रेडियल वेव फंक्शन है और ये r डिस्टेंस। तो 1s के लिए हमें इस प्रकार से ये डायग्राम प्राप्त हो रहा है, आरेख प्राप्त हो रहा है, और 2s के लिए हमें इस प्रकार से ये आरेख प्राप्त होगा। रेडियल वेव फंक्शन के आधार पर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी प्राप्त करते हैं, और ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसी कक्षक के आकार को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस कक्षक का आकार कैसा होगा। अगर हम रेडियल वेव फंक्शन का आरेख देखें तो इसमें हमें ये प्राप्त हो रहा है कि न्यूक्लियस से दूरी के साथ अगर हम रेडियल वेव फंक्शन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर रेडियल वेव फंक्शन का मान मैक्सिमम है। ये इस प्रकार से मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है उसके साथ रेडियल वेव फंक्शन का मान घट रहा है, और 2s में ये वैल्यू नेगेटिव जाने के बाद वापस से पॉजिटिव आ रही है, जहां हमें नोड्स प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन पहले के लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम
साई स्क्वायर को जब मेजर करेंगे तो वो जो साई स्क्वायर है वो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम या एरिया के अंदर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो उसका डेंसिटी है उस डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1s के लिए हमने रेडियल वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखा, और यहाँ पर हम इस डायग्राम में 1s के लिए अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं तो वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है या डेंसिटी है उसका मान 1s में नाभिक के पास ऑलमोस्ट 0 है। जैसे से हम नाभिक से दूरी बढ़ाते हैं वहाँ पर डेंसिटी का मान बढ़ता जा रहा है, और एक निश्चित लिमिट पर वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होने के बाद वापस वो मिनिमाइज होने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1s कक्षक में नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। नाभिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और नाभिक से जब हम दूरी बढ़ाते हैं तो दूरी बढ़ने के साथ साथ एक निश्चित दूरी तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद अगर हम नाभिक से और दूरी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वापस कम होती हुई 0 तक आ जाती है। तो ये स्टार्टिंग 0 से लेकर जो लास्ट का 0 है उसके बीच में 1s ऑर्बिटल का बाउंड्री है, वो उसका लिमिट है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में या नाभिक पर नहीं पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि रेडियल वेव फंक्शन का जो आरेख है। और यहाँ पर 1s में ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है 0.529 एंगस्ट्रॉम पर, जो कि 1s कक्षक की त्रिज्या है। इस प्रकार रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 1s के लिए। इसी प्रकार 2s के लिए ये इस प्रकार से हमें आरेख प्राप्त होगा। 2s में हम क्या देख रहे हैं कि बीच में ये एक नोडल पॉइंट आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो 1s को अगर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्फेरिकल फॉर्म में, तो 2s को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये जो बीच का एरिया है, ये बीच में इन दोनों का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाती है, जिसे हम इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार 3s के लिए, तो यहाँ पर ये 3s के लिए इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर हमें ये 2 नोडल पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं, ये 2p के लिए, ये 3p के लिए। यहाँ पर अगर हमें नोडल पॉइंट निकालने हो तो हम निकाल सकते हैं n माइनस l माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल 1s के लिए अगर हम बात करें तो 1s के लिए n का मान 1 है, l का मान 0 है, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 0, कोई भी नोडल पॉइंट नहीं है। यहाँ कोई भी नोडल पॉइंट नहीं आया था। नोडल पॉइंट क्या होगा, जब हम ये आलेख खींचते हैं तो दो उच्छिष्टों के बीच में जो 0 पॉइंट आ रहा है, जो मिनिमम पॉइंट आ रहा है, वो नोडल पॉइंट है। 2s के लिए निकालेंगे तो n का वैल्यू 2 हो गया, l का वैल्यू 0, 2 माइनस 0 माइनस 1 1, तो ये 1 नोडल पॉइंट आया। 3s के लिए 3 माइनस 0 माइनस 1 2, तो ये 1 और 2 नोडल पॉइंट आ गए। इसी प्रकार से हम 2p 3p 3d 4s इन सब के लिए नोडल पॉइंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेव फंक्शन की। तो एंगुलर वेव फंक्शन वो वेव फंक्शन है जो श्रोडिंगर इक्वेशन में ये बताता है कि वेव फंक्शन किस तरह से आर के अलावा थीटा और फाई जो एंगल है उन पर भी डिपेंड करता है। इस एंगुलर वेव फंक्शन का वैल्यू दिंगसीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या इन दोनों पर डिपेंड करता है। जब हम एंगुलर वेव फंक्शन का स्टडी करते हैं तो एंगुलर वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें जो कक्षक हैं उन कक्षकों की आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
इसी के अकॉर्डिंग जब हम स्टडी करते हैं या आलेख खींचते हैं तो हमें एस कक्षक के लिए स्फेरिकल आलेख प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि एस जो कक्षक है वो स्फेरिकल फॉर्म में है। पी कक्षक है वो डंबलाकार है, वो डंबल फॉर्म में हमें आलेख प्राप्त हो रहे हैं। ये एक्स एक्स के सापेक्ष पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको हम कहते हैं कि पी एक्स है। यहाँ पर ये जेड एक्स के सापेक्ष, या जैसे यहाँ अगर पी वाई लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। तो ये वाई एक्स के सापेक्ष पॉजिटिव और नेगेटिव दो लो बन रही हैं, तो यहाँ पर ये कक्षक हो गया 2py, और ये जेड एक्स के सापेक्ष पॉजिटिव और नेगेटिव लो बन रही हैं, तो ये हो गया 2pz कक्षक। तो इस प्रकार इन कक्षकों की सहायता, ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के जो कक्षक हैं उनकी आकृति का निर्धारण कर सकते हैं। अगर हमें कक्षक की आकार व आकृति दोनों का निर्धारण करना है तो वहाँ पर हम जो संपूर्ण वेव फंक्शन है उसका हम स्क्वायर फॉर्म लेते हैं, जिसमें रेडियल और एंगुलर दोनों प्रकार के कंपोनेंट इंक्लूड रहते हैं। उस कंडीशन में हम कक्षक का आकार और कक्षक की आकृति दोनों का सही से निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया कि श्रोडिंगर समीकरण को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब उसके वेरिएबल्स को हम सेपरेट करते हैं तो हमें दो प्रकार के कंपोनेंट प्राप्त होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के, एक रेडियल वेव फंक्शन और दूसरा एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन मुख्य रूप से ये बताता है कि नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से परिवर्तित होता है, और एंगुलर वेव फंक्शन हमें ये बताता है कि एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के सापेक्ष एक निश्चित एंगल पर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।